Assalamu alaikum, dear students of 11th class. This is lecture number 3 in plant physiology of topic mineral nutrition. मेरे बच्चों, थोड़ा सा आपको मैं याद दिलाऊं मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में। मैंने आपको जो लास्ट टाइम पढ़ाया था कि मिनरल्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल and inside soil they are usually present in the form of ions. Their uptake, absorption, assimilation, it is called as mineral nutrients, mineral nutrition. उसके बाद essential element बताया, criteria for essential element बताया, उसके बाद भी था macro बताया, micro बताया, beneficial elements बताया, classification according to the rule in case of plants वो भी हमने डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर में हमने कहा था बेटा, अगर कोई भी एसेंशियल एलिमेंट डेफिशिएंट होगा, अगर कोई भी एसेंशियल एलिमेंट डेफिशिएंट होगा तो उसकी वजह से एक प्लांट पे आ जाते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स। और कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स मैंने आपको बताए थे, लाइक क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, मॉटलिंग, या वो क्या बोलते हैं इसको बेटा, एब्सिशन, डाईबैक, लिटिल लीफ डिजीज। नाउ डेफिशिएंसी सिम्टम के रिलेटेड हमने कहा था an element is said to be deficient when it is present below critical concentration, and this was the important point. An element is said to be deficient, एक element तब उसको बेटा डेफिशिएंट कहा जाएगा जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम होगी। और क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन वो वाली कॉन्सेंट्रेशन है बिलो विच द प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड। एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन जहां प्लांट ग्रोथ क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, रिटार्ड हो जाएगी। सो बेटा आज के लेक्चर में हम बात करेंगे as far as this deficiency is concerned. Deficiency of an essential element is of two types. Now first type of deficiency is called as acute deficiency. The first is called acute deficiency and another one is called as chronic deficiency. मेरे बच्चे बहुत आसान है डेफिशिएंसी के दो टाइप्स बताना, एक्यूट डेफिशिएंसी एंड क्रॉनिक डेफिशिएंसी। क्या होता है एक्यूट डेफिशिएंसी? एक्यूट डेफिशिएंसी इज दैट टाइप ऑफ डेफिशिएंसी व्हेन a nutrient becomes suddenly no longer available to the plant. Now suddenly एक न्यूट्रिएंट जो है, सडनली एक न्यूट्रिएंट या एक एलिमेंट जो है, सडनली न्यूट्रिएंट बिकम्स is no longer available to the plant, no longer available to plant. मेरे बच्चे एक्यूट डेफिशिएंसी वो वाली डेफिशिएंसी है जहाँ एक न्यूट्रिएंट जो है वो सडनली डिसअपियर हो जाता है एंड इट बिकम्स सडनली नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्लांट, दैट इज कॉल्ड एज एक्यूट डेफिशिएंसी। तो मेरे बच्चे एक्यूट डेफिशिएंसी आप डिफाइन कर सकते हो व्हेन ए न्यूट्रिएंट इज suddenly no longer available to the plant. Now जहाँ तक सवाल है क्रॉनिक डेफिशिएंसी का, क्रॉनिक डेफिशिएंसी में क्या है बेटा, न्यूट्रिएंट इज देयर, न्यूट्रिएंट इज देयर, न्यूट्रिएंट तो है, तो मतलब क्या है बेटा, अगर न्यूट्रिएंट है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट है, बट वो क्या है बेटा, but at a insufficient amount, उतनी कॉन्सेंट्रेशन में नहीं है जितनी कॉन्सेंट्रेशन में प्लांट को चाहिए। दैट मीन्स एट a rate which is insufficient to meet the growth of plant, to meet the demands of that plant. So these are called as chronic deficiencies. मेरे बच्चे क्रॉनिक डेफिशिएंसी वो वाली डेफिशिएंसी है जहाँ न्यूट्रिएंट तो सॉइल में है लेकिन कहाँ है, लिमिटेड क्वांटिटी में है। मैं आपको बताऊं मेरे बच्चे कि न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी में, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में
एक प्लांट को चाहिए, दैट मीन्स एक प्लांट की ग्रोथ डिमांड्स जो है वो फुलफिल नहीं होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉनिक डेफिशिएंसी। तो बेटा वेदर इट इज एक्यूट डेफिशिएंसी और क्रॉनिक डेफिशिएंसी, दोनों की वजह से क्या आते हैं, दोनों की वजह से प्लांट में आते हैं deficiency symptoms. And remember dear students, these deficiency symptoms are also called as hunger signs. These deficiency symptoms are also called as hunger signs. These deficiency symptoms are also called as hunger signs. So मेरे बच्चे यहाँ तक बेटा हमने डिस्कस किया कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स के रिलेटेड, और डेफिशिएंसी सिम्टम किस पे आएगा, वो डिपेंड करता है मोबिलिटी। अगर एक एलिमेंट मोबाइल है तो डेफिशिएंसी सिम्टम आएगा ओल्डर लीफ के ऊपर, अगर एक एलिमेंट इमोबाइल है तो डेफिशिएंसी सिम्टम आएगा यंगर लीफ के ऊपर। एंड द रीजन, आई होप माय डियर स्टूडेंट्स यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द रीजन। सो विद दिस हमने बेटा डेफिशिएंसी सिम्टम हमने देखा, तो आगे चलते हैं मेरे बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू द डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। अब अगर मैं सिलेबस देखना, सिलेबस का सेकेंड टर्म का चौथा यूनिट हम पढ़ रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन, तो सिलेबस के हिसाब से बराबर देखेंगे मेरे बच्चे। एक चीज़ हमने देखा कि अगर एक एलिमेंट क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम है तो उसकी वजह से देखा जाएगा बेटा डेफिशिएंसी सिम्टम आ जाएगा। सो ये चीज़ तो हमने कहा कि एक एलिमेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है तो डेफिशिएंसी सिम्टम आ जाएगा, लेकिन क्या हमने ये देखा कि अगर एक एलिमेंट की कॉन्सेंट्रेशन मेरे बच्चे, अगर एक एलिमेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो उससे क्या होगा बेटा। तो लेट अस डिस्कस अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड एज टॉक्सिसिटी। Now we call it as toxicity of micronutrients. मेरे प्यारे बच्चों, एक और सवाल जो है दैट इज कॉल्ड एज टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एज ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट जो रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होती है, टॉक्सिसिटी आपको पता है कि एन एलिमेंट इज सेड टू बी टॉक्सिक। कोई एलिमेंट जो है वो टॉक्सिक बन जाएगा अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी वी कॉल्ड इट एज डेफिशिएंट, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वी कॉल्ड इट एज टॉक्सिक। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, टॉक्सिसिटी जो है, दिस टॉक्सिक टर्म is related only to the micronutrients but not to the macronutrients, because macronutrients जो है वो ऑलरेडी सॉइल में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में पाए जाते हैं। सो इसीलिए मैंने लिखा टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मेरे बच्चों टॉक्सिसिटी में क्या है कि आपको पता है एक रिक्वायरमेंट्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अगर हम रिक्वायरमेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की देखते हैं, दे आर ऑलवेज रिक्वायर्ड इन लो अमाउंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और स्लाइट डिक्रीज अगर इनमें हो जाएगा तो डेफिशिएंसी सिम्टम आ जाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे अगर मॉडरेट इंक्रीज हो जाएगा, that means if there is a moderate increase in case of micronutrients, इससे क्या हो जाएगा, it lead to the toxicity। so decrease हो जाएगा तो deficiency symptom आ जाएगा, so increase अगर हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा, toxicity आ जाएगी। any mineral ion concentration, तो अब आप टॉक्सिक एलिमेंट किसको बताओगे, हाउ कैन यू डिफाइन टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी कैसे आप डिफाइन करोगे मेरे बच्चे। कोई भी मिनरल आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो ड्राई वेट ऑफ टिश्यू करेगी, ड्राई वेट ऑफ टिश्यू रिड्यूस करेगी बाय 10%, an element is considered as toxic. I repeat my dear students, an element is said to be toxic, an element is said to be toxic, कैसे उसको टॉक्सिक कहा जाएगा बेटा, if it reduces the dry weight of, if it reduces the dry weight of tissues by 10%,
अगर एक एलिमेंट की वजह से एक एलिमेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और उसकी वजह से ड्राई वेट एक टिश्यू का 10% डिक्रीज हो जाएगा, सो वी कॉल्ड दैट टाइप ऑफ एलिमेंट एज टॉक्सिक. ऑलवेज रिमेंबर दैट ये जो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशंस है दे वेरी फ्रॉम वन माइक्रोन्यूट्रिएंट टू अनदर माइक्रोन्यूट्रिएंट. क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन जो है मेरे बच्चे वो वैरी करता है फ्रॉम वन माइक्रोन्यूट्रिएंट टू अनदर माइक्रोन्यूट्रिएंट. उसके बाद बेटा मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा. लेट्स टेक द एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट है बेटा जिसका नाम है मैग्नीज. तो मैग्नीज टॉक्सिसिटी की बात करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना. मैग्नीज टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होता है, देयर अपीयर्स ब्राउन स्पॉट्स. आपको पता है यूजुअली एक प्लांट में अगर प्रॉब्लम हो जाएगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट अपीयर ऑन द लीव्स. सो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय there is the presence of brown spots surrounded by chlorotic veins. chlorotic veins आपको पता है मेरे बच्चे लीफ में जो वेन्स होती है क्लोरोटिक वेन्स का मतलब है लॉस ऑफ क्लोरोसिस. लॉस ऑफ क्लोरोफिल मीन्स क्लोरोसिस. सो मैग्नीज टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होता है बेटा, द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी इज द अपीयरेंस ऑफ brown spots surrounded by the chlorotic veins. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे बच्चे. मैग्नीज जो है dear students always remember that मैग्नीज जो है ये compete करता है. ध्यान से सुना मेरे बच्चे. मैग्नीज जो है ये compete करता है दो एलिमेंट्स के साथ, आयरन के साथ और मैग्नीशियम के साथ. मैग्नीज जो है आयरन के साथ compete करता है, मैग्नीशियम के साथ compete करता है. किस लिए बेटा, अपटेक के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए. अपटेक के लिए compete करता है आयरन के साथ, मैग्नीशियम के साथ. दैट मीन्स वो वाले एंजाइम्स, मैग्नीशियम बाइंडिंग एंजाइम्स जो है मैग्नीज उसके साथ भी compete करता है. फॉर एग्जाम्पल एक एंजाइम है जिसके साथ मैग्नीशियम बाइंड होता है. मैग्नीज झगड़ा करता है मैग्नीशियम के साथ कि मैं ही आपकी जगह इस एंजाइम के साथ बाइंड हो जाऊंगा. उसके बाद मेरे बच्चे मैग्नीज जो है, मैग्नीज एक और चीज करता है. मैग्नीज इनहिबिट्स कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट एपेक्स. मैग्नीज जो है ये इनहिबिट करता है, क्या इनहिबिट करता है, कैल्शियम ट्रांसलोकेशन, कैल्शियम का पहुंचना कहाँ, इट इनहिबिट्स कैल्शियम ट्रांसलोकेशन एंड इन शूट एपिकल मेरिस्टेम. इट इनहिबिट्स कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट एपेक्स. सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर एक्सेस ऑफ मैग्नीज है तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी ऑफ आयरन भी आ जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम भी आ जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम भी आ जाएगा. So I will write here excess of magnesium. अगर मेरे बच्चे excess of मैग्नीज की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इस प्लांट में डेफिशिएंसी ऑफ आयरन हो जाएगा. इस प्लांट में डेफिशिएंसी ऑफ आयरन हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम हो जाएगा. क्योंकि कैल्शियम ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक करता है, मैग्नीशियम और आयरन वाले एंजाइम्स के साथ बाइंडिंग में क्या करता है बेटा, बाइंडिंग में कंपटीशन करता है. सो दीज will be the effects of manganese toxicity. So I hope you got the idea what actually toxicity means. एक माइक्रोन्यूट्रिएंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना that is called as toxicity. इसके बाद बेटा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड एज मिनरल एब्जॉर्प्शन. चूंकि अभी हमने वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. प्लांट एनाटॉमी के साथ एक थोड़ा सा टॉपिक आपके साथ कुछ पोर्शन जुड़ा है, आप सिलेबस से देखिए बेटा, तो उस पर लिखा है प्लांट वाटर रिलेशंस.
क्योंकि वो अभी हमने नहीं पढ़ा है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ जाएगी इसको समझने में। लेकिन मैं जितनी कैपेसिटी मुझ में है इसको सिंपल करने की, आई विल ट्राई टू यूटिलाइज इट मैक्सिमम। मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको बेटा क्या करूँ, सिंपल बनाऊँ। नाउ एज फार एज मिनरल एब्जॉर्प्शन इज़ कंसर्न, आपको पता है बेटा मिनरल एब्जॉर्प्शन जो होता है, सबसे डोमिनेंट सोर्स जो मिनरल्स का होता है दैट इज कॉल्ड एज सॉइल। और सॉइल में ये जो मिनरल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल salts. Inside soil these minerals are present in the form of mineral salts, ठीक है। और ये एब्जॉर्प्शन कैसे हो जाएगा, एंड दे आर प्रेजेंट इन डिजॉल्व्ड वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं मेरे बच्चे। अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द रूट हेयर रीजन, मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द रूट हेयर रीजन। चूँकि मेरे बच्चों मॉर्फोलॉजी मैंने आपको पढ़ाया है, रूट की ये डायग्राम है, रूट के रीजन्स आपको पता है। एक रीजन यहाँ होता है जिसको कहा जाता है रूट हेयर रीजन। सो रूट हेयर रीजन में कुछ एपिडर्मल सेल इलोंगेट हो जाती है। These elongated epidermal cells are called as root hairs. मॉर्फोलॉजी जिन्होंने मेरे पास पढ़ा है, कंप्लीट किया है, उनको पता है। और रूट हेयर से वाटर एब्जॉर्ब होता है, लेकिन आपको पता है मेरे बच्चों ये वाटर जो होता है कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं होता है। दिस वाटर ऑलवेज कंटेन्स डिजॉल्व्ड मिनरल्स, इस वाटर में हमेशा पाए जाते हैं डिजॉल्व्ड मिनरल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, वाटर विद द डिजॉल्व्ड मिनरल्स, वाटर अलोंग विद द डिजॉल्व्ड मिनरल्स एब्जॉर्ब किया जाता है। कभी भी इसको प्योर फॉर्म में, वाटर को प्योर फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। आई होप यू गॉट द आइडिया। सो वो पहला पॉइंट क्या था कि मिनरल एब्जॉर्प्शन मोस्टली ऑकर्स फ्रॉम द सॉइल and they are present in the form of salts and they are absorbed in, कहाँ absorb किए जाते हैं, they are absorbed in root hair region, they are absorbed in root hair region। मेरे बच्चों एक important point आप याद रखोगे, मूवमेंट इनका मिनरल आयंस का, मूवमेंट ऑफ मिनरल आयंस, मूवमेंट ऑफ मिनरल आयंस जो है इसको कहा जाता है फ्लक्स। मूवमेंट ऑफ मिनरल आयंस जो है इट इज कॉल्ड एज फ्लक्स। द मूवमेंट ऑफ मिनरल आयंस इज कॉल्ड एज फ्लक्स। मेरे बच्चों फ्लक्स जो है ये दो टाइप्स का है, ईदर द मिनरल आयन विल एंटर इनटू द सेल or the mineral ion will leave the cell। मेरे बच्चों अगर एक मिनरल आयन सेल के अंदर एंटर हो जाएगा that is called as influx, और अगर ये सेल से लीव करेगा that is called as efflux। मेरे बच्चों मिनरल आयन का जो मूवमेंट है it is called as flux, the movement of mineral ions is called as flux। और अगर ये सेल के अंदर एंटर हो जाएगा इट इज कॉल्ड एज इनफ्लक्स, एंड सेल के बाहर अगर जाएगा दैट इज कॉल्ड एज इफ्लक्स। ठीक है, इसके बाद बेटा आगे चलते हैं, मैं बोर्ड को साथ साथ रिपीट रब करूँ बिकॉज यू नो दैट देयर इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस। मेरे बच्चों जब मिनरल एब्जॉर्प्शन जो है, ये मिनरल एब्जॉर्प्शन ऑकर्स बाय टू डिफरेंट फेज। This mineral absorption occurs in case of two phases। ठीक है मेरे बच्चे, मिनरल एब्जॉर्प्शन जो है ये दो फेजेस में होता है। इन दो फेजेस को समझाने के लिए मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझाना पड़ेगा, जो कि अगर हमने प्लांट एनाटॉमी खत्म किया होता तो आपको ऑलरेडी वो पता होता, क्योंकि अभी हम वो भी साथ साथ पढ़ रहे हैं। सो मैं आपको बताऊं बेटा, दो टर्म्स होती है, एक होता है एपोप्लास्ट और दूसरा होता है सिम्प्लास्ट। एक होता है एपोप्लास्ट और दूसरा होता है सिम्प्लास्ट। मेरे बच्चों ये जो सेल्स में बना रहा हूँ यहाँ, ये जो सेल्स में बना रहा हूँ यहाँ,
नाउ इफ द मूवमेंट ऑफ आइंस और वाटर, या कोई भी बेटा अगर मूवमेंट यहाँ से हो जाएगा बिटवीन द सेल्स, अगर मूवमेंट हो रहा है वाटर अलॉन्ग विद द डिसॉल्व्ड मिनरल्स बिटवीन द सेल्स, या इसको कहते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेस से अगर हो जाएगा, it is usually a non-living part, so the movement will be called as apoplast. I should say that apoplast में क्या होता है मेरे बच्चे, movement of water between the cells होता है, intercellular spaces के थ्रू हो रहा है। लेकिन अगर एक सेल से दूसरी सेल में मेरे बच्चे प्लांट्स का डायग्नोस्टिक फीचर जो कि शायद एनाटॉमी के लेक्चर में हमने डिस्कस किया, एक प्लांट सेल दूसरी प्लांट सेल के साथ कनेक्टेड होती है बाय सम सेल सेल कनेक्शंस या साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। These cytoplasmic connections are called as plasmodesmata। तो मेरे बच्चे अगर इस सेल से ट्रांसपोर्ट इस सेल में हो जाएगा by the cell cell bridge or cytoplasmic connections, so the transport by cytoplasmic connections or plasmodesmata, it is called as symplast. So I hope you got the idea of apoplast and symplast. अगर ट्रांसफर हो जाएगा बिटवीन इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एंड सेल वॉल, आई विल राइट हियर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस या सेल वॉल के थ्रू हो जाएगा, इट इज कॉल्ड एज एपोप्लास्ट। और अगर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो जाएगा, इट इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट। सो बेटा एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट आपको समझ आया, तो अब मैं आपको समझाऊं मिनरल एब्जॉर्प्शन जो है ये दो फेजेस में होता है। पहला फेज जो होता है इन द फर्स्ट फेज, आई राइट हियर अगेन, या ऐसे मैं लिखूंगा उसके बाद डायग्राम बनाऊंगा। फर्स्ट फेज की बात करते हैं। इन द फर्स्ट फेज, पहले वाले फेज में क्या हो जाएगा, फर्स्ट फेज में देयर इज रैपिड अपटेक ऑफ आयंस, यू नो दैट minerals are present in the form of ions. There is a rapid uptake of ions in the extracellular space. That means मेरे बच्चे सबसे पहले जो uptake होता है ions जो है they are absorbed and they are aggregated outside the cells. That means यहाँ cells के बाहर इनको जमा किया जाता है। फर्स्ट केस में क्या होता है, फर्स्ट फेज में देयर इज रैपिड अपटेक, एक प्लांट जो अपटेक करता है बेटा आयंस को, तो वो बाहर इनको जमा करता है किस स्पेस में, अब आपको पता है इस स्पेस का नाम है एपोप्लास्ट। फर्स्ट फेज में मेरे बच्चे ये सारे आयंस जो है इनको सेल के बाहर जमा किया जाता है एपोप्लास्ट में। और ये जो पहला वाला फेज है ये एक पैसिव प्रोसेस है। पहला वाला फेज जो है ये एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस वो वाला प्रोसेस है जिसमें एटीपी खर्च नहीं होता है, एनर्जी खर्च नहीं है। नो एटीपी इज रिक्वायर्ड, नो एटीपी इज रिक्वायर्ड। मेरे बच्चे ट्रांसपोर्ट दो टाइप्स का होता है, एक एक्टिव दूसरा पैसिव। पैसिव में एटीपी खर्च नहीं होता है, एक्टिव में एटीपी खर्च होता है। ये तो ऐसी बात है बेटा, ये एक माउंटेन है, इस माउंटेन के ऊपर ये बॉल है, तो इस बॉल को रिलीज करो तो ये नीचे तक खुद ब खुद जाएगी। इट इज अ पैसिव प्रोसेस, डाउन हिल प्रोसेस। लेकिन नीचे इस बॉल रखो बेटा, 10 साल आप इंतजार करो इस बॉल की खुद ही ऊपर जाने का, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये बॉल ऊपर तब जा सकती है जब इसमें एनर्जी खर्च हो जाएगी, आप इसको ले जाओगे, लात मारोगे, इन्वेस्ट एनर्जी करोगे, उसको बोला जाता है एक्टिव प्रोसेस। सो पहला फेज क्या है बेटा, पहला फेज ये है जब आयंस को एब्जॉर्ब किया जाता है, इनको एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में जमा किया जाता है, एपोप्लास्ट में जमा किया जाता है, और ये एक पैसिव प्रोसेस है। मेरे बच्चे दूसरा फेज आपको अब खुद समझ आएगा, सेकेंड फेज कौन सा है। और सेकेंड फेज में मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, सेकेंड फेज में क्या हो जाएगा, ये जो सेल्स के बाहर एपोप्लास्ट में ये जो आयंस है, एपोप्लास्ट में ये जो आयंस वाइंस जमा हो गए, मिनरल्स जमा हो गए। अब इन मिनरल्स या आयंस जो है बेटा
इनको एपोप्लास्ट से सेल्स के अंदर ले जाना, एपोप्लास्ट से इनको ट्रांसफर करना सेल के अंदर, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट। मेरे बच्चे, चूंकि अभी मैंने कहा आपको सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, इसको सिम्प्लास्ट कहा जाता है। So in the second phase, ions are taken slowly into the inner space, that means cells के अंदर इनको डाला जाएगा। So this type of phase it is called as symplast। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, ये जो सिम्प्लास्ट है, सिम्प्लास्ट मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से सेल के अंदर इन आयंस को डालना। इट कैन बी अ पैसिव प्रोसेस और इट कैन बी एन एक्टिव प्रोसेस। मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मुझे नहीं पता आपने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है या नहीं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर पढ़ा है तो मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा समझाने में, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो मुझे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना है। सेकेंड फेज में आयंस एपोप्लास्ट से सेल में जाएंगे। इट कैन बी एक्टिव और इट कैन बी पैसिव प्रोसेस। मेरे बच्चे, अगर ये चैनल्स के थ्रू हो रहा है, मतलब आयन चैनल्स के थ्रू हो रहा है, तब ये जिक्र मेरा एक पैसिव प्रोसेस है। लेकिन अगर ये पंप्स के थ्रू हो रहा है तो मेरे बच्चे ये एक पैसिव प्रोसेस है। आई रिपीट माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगर ये वाला प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस चैनल्स के थ्रू हो रहा है, आयन चैनल्स, लाइक एग्जांपल इज पोटेशियम चैनल, वो वाली चैनल जो पोटेशियम को क्रॉस कराएगी डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इट इज कॉल्ड पैसिव प्रोसेस। और अगर ये पंप्स के थ्रू हो रहा है देन वी कॉल इट एज एक्टिव प्रोसेस। पैसिव में नो एनर्जी, नो एटीपी इज रिक्वायर्ड। एक्टिव में एटीपी खर्च हो जाएगा, क्योंकि पैसिव जो है मेरे बच्चे, पैसिव प्रोसेस हो जाएगा डाउन द कॉन्सेंट्रेशन, और एक्टिव हो जाएगा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मैं आपको दिखाऊं बेटा, डाउन द अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, क्योंकि अभी हमने डिफ्यूजन नहीं पढ़ा है। इस साइड से मॉलिक्यूल्स बेटा 100 है, इस साइड से मॉलिक्यूल्स 50 है। मैं बताऊं आपको, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है। सो क्या हो जाएगा बेटा, देयर इज अ डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन because on A side there are 100 molecules and on B side there are 50 molecules. There is a concentration gradient. Gradient का मतलब है difference. अगर molecules यहाँ से यहाँ travel करेंगे बेटा from 100 to 50, इसको कहा जाता है down the concentration gradient. इसको कहा जाता है down the concentration gradient. Had it been the case, हमने वो पढ़ा होगा, देन मुझे एक्सप्लेन नहीं करना था। अगर मॉलिक्यूल्स यहाँ से जाएंगे बेटा 50 से 100 में, वी कॉल्ड इट एज अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। नाउ वी कॉल इट एज अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मेरे बच्चे, ऊपर वाले को कहा जाता है पैसिव प्रोसेस, नीचे वाले को कहा जाता है एक्टिव प्रोसेस। ऊपर वाले केस में नो एटीपी इज रिक्वायर्ड, नीचे वाले केस में एटीपी खर्च हो जाएगा। सो आई होप यू गॉट द आइडिया। तो मेरे बच्चे, इसको मैं एक्सप्लेन करूं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बताऊं आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ अ लिपिड बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ अ लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर में क्या होता है बेटा, इसके बाद लिपिड बाइलेयर, अगर ये लिपिड बाइलेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक और चीज प्रेजेंट होता है जिसका नाम है प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स जो है 2 टाइप्स के हैं, वन आर कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक, अनदर वन आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक। मेरे बच्चे, कुछ प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे होते हैं जो एंटायरली स्पैन करते हैं लिपिड बाइलेयर को। दैट मीन्स आप ऐसे समझो, एक प्रोटीन जो इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज होता है, एक टनल जैसा होता है, इट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसका दूसरा नाम है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन,
इसका तीसरा नाम है चैनल प्रोटीन। ठीक है मेरे बच्चे, कुछ प्रोटीन्स जो लूजली अटैच्ड होते हैं मेम्ब्रेन के साथ, चाहे अंदर वाली साइड या चाहे बाहर वाली साइड, इनको कहा जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इनको कहा जाता है मेरे दोस्तों एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी रिमाइंड यू दैट ये जो बेटा इंट्रिंसिक या चैनल प्रोटीन है और ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। मेरे बच्चों याद रखना, चैनल प्रोटीन से पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। बिकॉज मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स का मेरे बच्चों क्या काम है? मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स का काम है ट्रांसपोर्ट कराना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एक आयंस ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे चैनल्स के थ्रू, यहाँ इट इज अ पैसिव प्रोसेस। लेकिन मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, अगर ऐसे हो जाएगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जिसका दूसरा नाम है पंप, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा एक्टिव प्रोसेस। सो सेकेंड फेज भी बेटा आपको समझ आया, पहला फेज भी आपको समझ आया। आई होप यू गॉट द आइडिया। यह वीडियो को पॉज करना, ये सारा मेरे बच्चों आप कॉपी करना। इसके बाद हम बात करेंगे, थोड़ा सा हम मेरे बच्चों आगे जाएंगे मेथड ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन, या मैं ऐसे बताऊं बेटा मिनरल एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। मिनरल एब्जॉर्प्शन के मेथड्स कौन कौन से हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, जब मिनरल एब्जॉर्प्शन के मेथड्स की बात की जाए, one type of mineral absorption, it is called as passive absorption, while the another one it is called as active absorption। मेरे बच्चों, mineral absorption जो है ये दो टाइप्स का है। it is called one, it is called passive absorption, another one it is called as active absorption। मेरे बच्चों, पैसिव एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। आई होप कि मुझे नहीं समझाना है वो वाला मिनरल एब्जॉर्प्शन जिसमें नो एटीपी इज रिक्वायर्ड, जिसमें एटीपी खर्च नहीं हो जाएगा, उसको कहा जाता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। इसको कहा जाता है मेरे बच्चों पैसिव एब्जॉर्प्शन। अब ये जो बेटा पैसिव एब्जॉर्प्शन है ये दो टाइप्स का है। आपको पता है पैसिव कैसे होता है? ये होता है डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी वाली एग्जाम्पल में मतलब 100 से 50। और याद रखना मेरे बच्चों, पैसिव एब्जॉर्प्शन तब तक हो जाएगा जब तक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब एक साइड से 100, दूसरी साइड से 50। जब 25 मॉलिक्यूल्स यहाँ जाएंगे उस टाइम 75 यहाँ बचेंगे, 75 यहाँ बचेंगे, और ऐसे क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, द प्रोसेस ऑफ पैसिव एब्जॉर्प्शन विल ऑटोमेटिकली स्टॉप। So if you want to continue the passive absorption, one thing is important, that is concentration gradient. So मेरे बच्चे, पैसिव एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? पैसिव एब्जॉर्प्शन दो टाइप्स का है। One is called as simple diffusion. One is called as simple diffusion and another one is called as mass flow. एक को कहा जाता है मेरे बच्चों सिंपल डिफ्यूजन एंड दूसरे को कहा जाता है मेरे बच्चों मास फ्लो। आपको पता है माय डियर स्टूडेंट्स कि फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट का रूट है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड सॉइल। सो सॉइल से मेरे बच्चे रूट के अंदर, सॉइल से रूट के अंदर आयंस का जाना, इसको एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। तो मेरे बच्चे आपको पता है कि अगर मिनरल सॉइल से रूट में डिफ्यूजन से हो जाएंगे फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन का मतलब है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन एक अलग लेक्चर इसके रिलेटेड होगा। तो यहां याद रखना, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन।
I repeat, my dear students, movement of molecules from higher concentration to lower concentration, it is called as diffusion. So either the passive process can occur by simple diffusion. Simple diffusion में soil के अंदर concentration ज़्यादा है, root के अंदर concentration कम है, we call it as simple diffusion. Higher concentration से lower concentration. उसके बाद मेरे बच्चों mass flow में क्या हो जाएगा? Now in this mass flow occurs under the influence of transpiration. This mass flow occurs under the influence of transpiration. मतलब एक प्लांट का रूल नहीं है. Transpiration is the loss of water. एक लीफ जो होता है ये वाटर को रिलीज करता है in the form of water vapor. So वाटर का लॉस करना लीफ से या वाटर का लॉस होना लीफ से इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. दिस ट्रांसपायरेशन इज समहाउ रिलेटेड टू द मिनरल एब्जॉर्प्शन. मेरे बच्चों या तो सिंपल डिफ्यूजन से हो जाएगा या तो मास फ्लो से हो जाएगा. सिंपल डिफ्यूजन में क्या हो जाएगा? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. मास फ्लो में क्या हो जाएगा? Transpiration is involved. Now, what is the link between transpiration and mineral absorption? That will be discussed in the another unit. इसको यहाँ क्वेश्चन मार्क रखना, तब मैं आपको मेरे बच्चे याद दिलाऊंगा. So ये दो टाइप्स पैसिव एब्जॉर्प्शन के. उसके बाद बेटा now एक सवाल मैं आपके लिए यहाँ पे रखूं, एक सवाल मैं आपको बताऊं.